हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेज। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायो और ये चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम है ये पहला चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है पोषण। ठीक है, और ये पोषण का लेक्चर 4 है। ठीक है, लेक्चर 4। लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, उसकी पूरी क्रिया विधि को हमने बताया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा वहाँ से। फिर लेक्चर 3 देखने के बाद ही लेक्चर 4 आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 4 में हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पोषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमें अगली हेडिंग मिलती है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, देखिए देते हैं पौधों के वायवीय भागों से। ठीक है, पौधे के वायवीय भागों से। वायवीय भाग का मतलब हुआ कि पेड़ पौधों का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है, जो हवाओं के संपर्क में होता है। ठीक है, वायवीय भाग से होने वाली जल की हानि। ठीक है, होने वाली जल की हानि। ठीक है, जल की हानि मतलब जल की हानि देना, जल को मतलब त्याग देना, जल को बाहर निकाल देना। ठीक है, को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वाष्पोत्सर्जन देखिए फिर से क्या होता है, पौधों के वायवीय भाग से, यानी पेड़ पौधों का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है, यानी जो हवाओं के संपर्क में होता है, उससे क्या होता है कि जल की हानि होती है, यानी जल को बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, तनाव के द्वारा होता है, जो उपत्वचा होती है उनके द्वारा होता है। ये कई प्रकार में होते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि इनके प्रकार क्या हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, कि वाष्पोत्सर्जन के क्या प्रकार हैं। तो वाष्पोत्सर्जन निम्न 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, याद रखिए 3 प्रकार से होते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, एक होता है, पहला नंबर जो है हमारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी जब रंध्र के द्वारा हो। ठीक है, जो रंध्र होती है, पेड़ पत्ती, जो भी पेड़ पौधे होते हैं सभी के पास पत्तियां हैं और उन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे कहते हैं रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा। अब उसी स्टोमेटा के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वही होता है रंध्र। तो रंध्र के द्वारा जानते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्ती के सतह पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र। ठीक है, छोटे छोटे भाग जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। रंध्र को स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा में पाए जाते हैं। रंध्र से जल को वातावरण में विसरित होने क्रिया को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब अगर रंध्र के द्वारा, ठीक है, रंध्र के द्वारा जो भी जल वाष्प है, जो भी जल के बुंदक हैं, जो भी जल है उसको वातावरण में विसरित कर दिया जाएगा। ठीक है, विसरित मतलब बाहर त्याग दिया जाएगा। रंध्र की सहायता से उस छोटे छोटे बुंदकों को, जो पानी के छोटे छोटे वाष्प के कण हैं, उनको बाहर त्याग दिया जाएगा। ठीक है, होने की क्रिया को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी जो रंध्र की सहायता से होगा उसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। अब जो भी पेड़ पौधे अपने पानी को, वाष्प को वाष्पित करते हैं, बाहर निकालते हैं, जल की जो हानि करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में पानी को बाहर त्यागते हैं। पानी की हानि सबसे अधिक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन से होती है, कुल मिला के 90%। ठीक है, रंध्र के द्वारा होती है। रंध्र में क्या होता है, इस तरह से जो पत्ती बनी, ठीक है, अब इस पत्ती के ऊपर, ठीक है, इस पत्ती बनी, अब इस पत्ती के अंदर छोटे 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 पूरे छिद्र होते हैं, पूरी पत्ती भर, इस पूरे पत्ती भर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। और ये रंध्र क्या होते हैं, एक अपनी क्रिया विधि के द्वारा, ठीक है, ये CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं, लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ, ठीक है, ये जल की हानि भी करते हैं। इसी को कहेंगे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन में देखिए ये रंध्र के द्वारा होते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ये क्या करते हैं कि जल के वाष्प जो होते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटा जो होता है इसके द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं और साथ साथ जो जल की हानि होती है इसको भी बाहर त्याग देते हैं, यानी H2O जो जल है उसको भी वो बाहर निकाल देते हैं। तो पहला हो गया हमारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब दूसरा देखते हैं, अगला है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, पहला था रंध्र के द्वारा, अब दूसरा जानते हैं उपत्वचा। ठीक है, उपत्वचीय क्या होता है देखते हैं, पत्ती, तना,
ठीक है, पत्ती, तना तथा फलों की बाह्य त्वचा पर उपत्वचा का आवरण होता है। ठीक है, देखिए उपत्वचा का आवरण क्या होता है कि जो पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती हैं, तनाएं हैं और फल हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक आवरण बना होता है। आप कोई भी फल देखेंगे तो उनके ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली बनी होती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं उपत्वचीय, उपत्वचा कहते हैं। जैसे अगर कोई आप पत्ती को देखिए या किसी तनाव को देखिए तो उनके ऊपर बहुत ही चमकीला सा एक पतला सा परत बना होता है। ठीक है, वही होता है उपत्वचीय। ठीक है, जैसे कैक्टस होता है, ठीक है, कैक्टस आप देखेंगे तो कैक्टस के ऊपर जो नागफनी होती है उसके ऊपरी सतह पे बहुत पतला सा एक झिल्ली बना होता है। ठीक है, वही होता है उपत्वचा। वो क्या करता है कि जल की हानि को रोकता है। जो वाष्पन के द्वारा जो जल उड़ जाते हैं, जो वाष्पित होते हैं, उनको उड़ने से रोकता है। ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है जिससे कि जल की हानि कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जल की हानि होती है। तो ये दिया है पत्ती, तना तथा फलों की बाह्य त्वचा पर, सबसे बाहरी जो त्वचा होती है उस पर एक उपत्वचा का आवरण होता है। ठीक है, एक उपत्वचा का आवरण होता है, बहुत पतली सी, ठीक है, एक झिल्ली होती है, वही उपत्वचा कहलाती है। यह वाष्पोत्सर्जन को कम करने का कार्य करती है। जो झिल्ली होती है ना वो वाष्पित, यानी जो जल होता है उसको वाष्पित होने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश उस पर आता है और उस पर टकरा करके वो वापस चला जाता है, तो इससे जल की जो वाष्पन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इससे जल की क्या होता है, वाष्पन नहीं होता। ठीक है, कम करने का कार्य करता है, कम करेगा, लेकिन फिर भी उससे थोड़ी बहुत वाष्पोत्सर्जन हो जाती है और वो लगभग में 3% से 9% तक। ठीक है, यानी उपत्वचा के द्वारा क्या होता है 3 से 9% तक जल की हानि हो जाती है। तो हमने पहला जो वातरंध्र पढ़ा था, ठीक है, जो पहला हमने रंध्र पढ़ा था, रंध्र के द्वारा 90%, ठीक है, अधिकतम सबसे अधिक मात्रा में 90% जल की हानि होती है। दूसरा जो उपत्वचा है इसमें अधिकतम 9%, ठीक है, इसमें अधिकतम 9% तक जल की हानि होती है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कि वातरंध्र वाष्पोत्सर्जन क्या है। वातरंध्र होते हैं, ठीक है, जानते हैं, बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में। ठीक है, बहुत बहुवर्षीय मतलब जो बहुत दिन वाले होते हैं, जो लंबे समय तक कई साल तक चलते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय काष्ठी, काष्ठी मतलब जो लकड़ी जैसे होते हैं, ठीक है, जो मजबूत होते हैं, थोड़ा लकड़ी जैसे होते हैं। ठीक है, बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में वातरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पेड़ बना, ठीक है, जो कोई भी पेड़ बना तो उस पेड़ पे क्या होगा, ठीक है, ये पेड़ बना, ठीक है, अब इस पेड़ में क्या होती है, ये इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं मोटे मोटे। ठीक है, तो ये बहुवर्षीय लंबे समय तक चलेगा और इसकी जो टहनियाँ हैं वो क्या है, काष्ठी होती हैं। जो भी लकड़ी मतलब जो भी भाग होते हैं वो लकड़ी जैसे होते हैं, काष्ठी होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इनके ऊपर भी बहुत छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों को हम कहते हैं वातरंध्र। ठीक है, उन छिद्रों को वातरंध्र। देखिए रंध्र और वातरंध्र में समझिएगा, रंध्र जो होता है वो पत्ती के ऊपर, ठीक है, जो रंध्र होगा वो क्या होगा, वो पत्ती के ऊपर होते हैं। पत्ती के ऊपर जो सबसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहेंगे। और पत्ती के अलावा जो दूसरे भाग होते हैं, ठीक है, जो भी उनके भाग होंगे, लकड़ी वाले टहनियाँ हो गई, शाखाएं हो गई, ठीक है, तनाएं हो गई, जो भी भाग होते हैं उनके ऊपर अगर छोटे छोटे छिद्र बने हुए हैं तो उन छोटे छोटे छिद्रों को हम कहेंगे वातरंध्र। ठीक है, तो इन वातरंध्रों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन होता है और ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है लगभग में 1%। ठीक है, लगभग में 1%, बहुत कम मात्रा में इनसे वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जल की हानि होती है। तो सबसे अधिक जो होता है ये होता है रंध्र के द्वारा, उससे कम जो होगा वो उपत्वचा के द्वारा, और जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, वातरंध्र के द्वारा। ठीक है, देखिए रंध्र के द्वारा जो होता है उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा, तो सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा। ठीक है, दूसरा है उपत्वचा। उपत्वचा क्या होता है, कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ फल होते हैं और कुछ ऐसी टहनियां होती हैं जिनके ऊपर एक बहुत पतली सी झिल्ली बनी होती है, बहुत पतला सा एक सतह बना होता है, उसे हम उपत्वचा कहते हैं। और उस उपत्वचा के वो जो उपत्वचा होती है वो जल के हानि को रोकने के लिए होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा थोड़े बहुत यानी लगभग में 9% तक जल की हानि हो जाती है। और चौथा होता है वातरंध्र। तीसरा जो है वातरंध्र। वातरंध्र में क्या होता है कि यहाँ पर जो जल की हानि होती है, ठीक है, वातरंध्र जो होते हैं वो पौधे के जो काष्ठीय पौधे होते हैं, जो लकड़ी वाले होते हैं, जो बहुवर्षीय यानी लंबे वर्षों तक चलते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो जल की हानि हुई, जो भी उनकी तना भाग होते हैं, टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है, जो भी भाग होते हैं उनके ऊपर बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं, उन छिद्र को हम वातरंध्र कहेंगे। और उन वातरंध्र के द्वारा बहुत कम, लगभग में 1% तक जल की
हानि होती है। ठीक है, इन जड़ों के ऊपर छोटे 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 इस तरह से रोम निकले होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मूल रोम। तो पहले क्या होता है, जल को मूल रोम अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो भी मूल रोम होते हैं मिट्टी के कणों से पानी को अवशोषित करते हैं और पानी से अवशोषित करके जो हमारा मूल होता है उसके अंदर डालते हैं, जो हमारी जड़ें होती हैं। ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं, ये जड़ें। ठीक है, अब इनके ऊपर इस तरह से मूल रोम बने। तो अब ये मूल रोम जो होते हैं मिट्टी के कणों में मतलब जैसे अपने चिपके होते हैं। अब वहाँ से पानी को अवशोषित करके मूल यानी जो जड़ होता है इस जड़ों में ऐसे ऐसे जड़ों में पहुंचा देते हैं। ठीक है, विसरण की क्रिया द्वारा अब ये जड़ों में पहुंचते हैं। अब जड़ों के अंदर जो जाइलम भाग होता है, ठीक है, वहां पहुंच जाता है और जाइलम क्या करता है, जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो वहाँ जल जो है वो जाइलम ऊतक द्वारा फिर यहाँ से मूल रोम से जाइलम में जाएगा और जाइलम के द्वारा क्या होगा, वो पत्तियों तक पहुँचेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए पानी जो होगी वो मिट्टी के कणों से मूल रोम अवशोषित करेंगे, अवशोषित करके जाइलम ऊतक को देंगे। ठीक है, और जाइलम ऊतक उन्हें पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, अब जब पत्ती तक जो पानी पहुंच जाता है फिर वहां से जल पर्णमध्योतक कोशिका, ठीक है, जो पर्णमध्योतक कोशिका होती है यानी पत्तियों के मध्य में जो बीच बीच में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वहां पहुंचती है। फिर वहां से वाष्पोसर्जन, ठीक है, वहां से वाष्पोसर्जन द्वारा, ठीक है, वाष्पोसर्जन के द्वारा उत्सर्जित करके अंतराकोशिकीय स्थान, ठीक है, अंतराकोशिकीय स्थान में पहुंचते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है कि ये जो कोशिकाएं लगी होती है इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी पत्तियों के अंदर जो इस तरह से कोशिकाएं लगी होती हैं उनके बीच में ये जो गैप है, जो खाली स्थान है, उनके स्थान में ये जो जल होते हैं वहां पहुंचते हैं। ठीक है, वहां एकत्र हो जाते हैं। ये जो इनके बीच में जो खाली स्थान है, इन खाली स्थानों में, ये खाली स्थान है ना, इन खाली स्थानों में आकर के वो एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अधिक विसरण द्वारा, ठीक है, अब यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ पर जो विसरण दाब होता है वो अधिक होता है। जब मतलब सामान्य रूप में स्थित रहेंगे, ठीक है, जब तक विसरण दाब सामान्य रहेगा तब तक ये यहीं पे स्थित रहेंगे, यहीं पे बने रहेंगे। अब जब विसरण दाब अधिक होगा, ठीक है, जब विसरण दाब अधिक होगा तो यहाँ से जो पत्ती के अंदर जो मतलब अंतराकोशिकीय स्थान में जो पानी रुका हुआ है, जो जल रुका हुआ है, वो जल क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, वाष्पित होकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, विसरण दाब द्वारा वातावरण में रंध्र द्वारा विस्तृत हो जाते हैं। अब ये जो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं वो रंध्रों के द्वारा। रंध्र हम बताए थे, ठीक है, पत्ती के ऊपर ये इस तरह से छोटे 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 जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ठीक है, इनके द्वारा ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं। यह क्रिया रंध्र के खुलने व बंद होने से होती है। जो रंध्र हमारा भाग होता है ये रंध्र के खुलने और बंद, ठीक है, जब रंध्र ऐसे खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तभी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो पानी होगा वो मूल रोम के द्वारा, ठीक है, जो जड़ों की छोटी छोटी मतलब रेसे जैसी जो संरचना निकली होती है उसे मूल रोम कहते हैं। वो मूल रोम मिट्टी के कणों से पानी को अवशोषित करेगी। ठीक है, अवशोषित करके जाइलम ऊतक को देगी। फिर जाइलम ऊतक उन्हें पहुंचाएगा पत्तियों तक। ठीक है, पत्ती तक जब पहुंच जाता है तो वहां से जल जो होता है पर्णमध्योतक कोशिका में पहुंचता है। फिर वहां से वाष्पोसर्जन द्वारा अंतराकोशिकीय स्थान, ठीक है, वहां से वो वाष्पोसर्जित होकर के निकल करके जो पत्तियों के बीच जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो अवकाश होता है, जो खाली स्थान होता है, उनके बीच में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर जब विसरण दाब अधिक होता है, ठीक है, यहां पर जब विसरण दाब अधिक होगा तो उस विसरण दाब के कारण, ठीक है, अधिक होने के कारण जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो स्ट्रोमा होता है, स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होते हैं, उन रंध्रों से वो बाहर निकल जाते हैं। ये क्रिया कब होती है, जब रंध्र क्या होते हैं, खुलने व बंद होते हैं। ठीक है, खुलने व बंद होने पर जब रंध्र खुलेंगे बंद होंगे तब ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखते हैं हम रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि। ठीक है, यानी जो हमारे रंध्र हैं उनके खुलने व बंद होने, ठीक है, खुलना और बंद होना, ये जो रंध्र हैं उनके खुलने व बंद होने की क्या क्रियाविधि है, रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं, उनके क्या क्या भाग हैं, इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। देखिए क्या है, रंध्र प्रायः पत्ती के निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लस पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये मेन टॉपिक, या जो रंध्र होते हैं वो पत्ती के निचली सतह पर, ठीक है, अगर ये पत्ती हुआ, ठीक है, ये ऊपरी भाग हुआ तो वो निचली भाग पर, अधिकतम जो रंध्रों की संख्या होती है वो पत्ती के निचली भाग पर होते हैं। अगर ऊपरी भाग पर होंगे तो डायरेक्टली सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उस कारण जो पानी की जो हानि है वो बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से वो निचले सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र प्रायः पत्ती के निचली सतह पर पाए जाते हैं। रंध्र की संख्या लगभग 250 से 300 प्रति वर्ग सेमी। ठीक है, जो रंध्र की संख्या होती है
है वो 250 से 300 प्रति वर्ग सेमी, यानी एक वर्ग सेमी में लगभग 250 से 300 की संख्या में रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, रंध्र दो वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है। जो रंध्र होता है वो दो वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है, दो वृक्क के आकार की, जैसे सेम के बीज के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, उनसे घिरा होता है। ठीक है, और उन्हें हम कहते हैं रक्षक कोशिका। ठीक है, दो याद रखिएगा, दो वृक्काकार कोशिका कैसी होगी, वृक्काकार कोशिका से घिरा होता है, उन वृक्काकार कोशिका को हम कहते हैं रक्षक कोशिका, यानी गार्ड सेल, उन्हें हम रक्षक कोशिका कहते हैं। और रक्षक कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है। जो हमारे रक्षक कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं रक्षक कोशिका जो होती है, ठीक है, रक्षक कोशिका सहायक कोशिका से घिरी होती है। यानी रक्षक कोशिका, पहले हमारा क्या हो गया, वातरंध्र हो गया, तो वातरंध्र किससे घिरा, रक्षक कोशिका से। अब रक्षक कोशिका किससे घिरेगा, सहायक कोशिका से। और सहायक कोशिका में हरित लवक नहीं होते, हरित लवक का अभाव होता है, हरित लवक उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, रंध्र के अंदर स्पंज मृदुतक से बनी अधोरंध्रीय गुहा होती है। देखिए स्पंज, स्पंज यानी जैसे रुई जैसा दबाव हो जिसमें, स्पंजी है। ठीक है, स्पंज मृदुतक से बनी अधोरंध्रीय गुहा होती है। ठीक है, अधोरंध्रीय गुहा होती है। अब ये पूरा क्रिया विधि जानते हैं क्या होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है रंध्र का। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है रंध्र का, रंध्र को जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बड़ी बड़ी दो कोशिकाएं लगी हुई हैं, इन्हें हम कहेंगे रक्षक कोशिका। ठीक है, ये हमारी है रक्षक कोशिका। ठीक है, रक्षक कोशिका हो गई। अब इन रक्षक कोशिकाओं में ये जो छोटे छोटे गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, ये है हरित लवक। ठीक है, ये है हरित लवक है, ये हरित लवक है। ठीक है, अब इन रक्षक कोशिका जो है, इस रक्षक कोशिका के ऊपर ये जो लगा हुआ है, ये है सहायक कोशिका। ये है सहायक कोशिका। ठीक है, अब जानते हैं इस पूरी क्रिया विधि को। ठीक है, इस पूरी क्रिया विधि में क्या होता है, यानी जो इसके अंदर, ठीक है, दिया ना, हरित लवक नहीं होता है, रंध्र के अंदर, यानी जो ये रंध्र छिद्र है, इस रंध्र छिद्र के अंदर क्या होता है, स्पंजीय मृदुतक। ठीक है, ये स्पंजी मृदुतक से बनी अधोरंध्रीय गुहा होती है। यानी इस छिद्र के अंदर अधोरंध्रीय गुहा होती है। और अधोरंध्रीय गुहा जो होती है, इनका काम होता है कि जो भी पानी आते हैं, ठीक है, जो जाइलम के द्वारा पानी पत्तियों में आते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, तो स्पंजी होते हैं, इसलिए ये पानी को इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, पानी को ये इकट्ठा करते चलते हैं। जो स्पंजी मृदुतक होती है, यानी अधोरंध्री जो होते हैं, ये पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और विसरण की विधि के द्वारा। ठीक है, जब विसरण होता है, यानी जब इनके अंदर विसरण दाब, जो विसरण दाब होता है वो अधिक होता है, अधिक होने से क्या होता है कि ये जो हमारे सहायक कोशिकाएं हैं, दोनों जो रक्षक कोशिका है, ठीक है, ये जो दोनों साइड साइड इस तरह से जो रक्षक कोशिकाएं लगी हैं, ये रक्षक कोशिकाएं क्या होती है, पहले सामान्य है, लेकिन जब रक्षक कोशिकाएं के अंदर जो ये स्पंजी मृदुतक है, इसके अंदर पानी आ जाने से रक्षक कोशिका जो होती है वो फूल जाती है, और ये फूल करके ऐसे खुल जाता है। ठीक है, ये देखिए खुला हुआ भाग लग रहा है आपको ना, ये फूल गया है। जब ये फूलते हैं तो जो हमारी रक्षक कोशिकाएं हैं ये खुल जाती हैं। ठीक है, खुल जाते हैं। अब खुल जाने से क्या होता है कि इनके अंदर गैसों का आदान प्रदान, या तो फिर जो पानी होता है उसका वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, ये CO2 और O2 का आदान प्रदान, और साथ में जो H2O जो जल होता है उसका वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। यह है हमारा रंध्र छिद्र। ठीक है, इसे हम कहेंगे रंध्र छिद्र कहेंगे, इन्हें हम रंध्र छिद्र कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये रंध्र छिद्र, यानी जब वाष्पोत्सर्जन, यानी जो हमारी ये सहायक कोशिका है, जब सहायक कोशिका बंद होगी, ठीक है, जब ये सहायक कोशिका ऐसे क्या होगा, बंद होगी, यानी जब स्पंजी जो मृदुतक है, अगर इसके अंदर, स्पंजी मृदुतक के अंदर जो पानी है अगर वो कम हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, जो हमारे सहायक कोशिका हैं वो बंद हो जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, तब ये बंद हो जाएंगे। फिर ये फूलेंगे, फिर ये खुलेंगे, फिर ये बंद होंगे, फूलेंगे, बंद होंगे, खुलेंगे, बंद होंगे, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और जलों का वाष्पीसर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी जो जल अधिक होंगे उनको हम वाष्पित कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, जल के वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये दिन के समय में अधिक होती है। ठीक है, दिन के समय में अधिक होती है, क्योंकि दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान होता रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो जल होता है उसका pH मान क्या होता है,
असंतुलित हो जाता है। इस वजह से जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय में अधिक खुले होते हैं और रात्रि के समय में अधिकतम जो रंध्र होते हैं वो बंद होते हैं। तो ये हो गया हमारा रंध्र के द्वारा, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन यानी रंध्र की क्रियाविधि को हमने समझ लिया। ये है रंध्र की कोशिका, ठीक है, ये कभी 2 नंबर में आता है, रंध्र की कार्यविधि को बताइए और इसकी कोशिका, ठीक है। तो ये आप फिगर बना करके इस क्रियाविधि को आप समझा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि रंध्र कैसे काम करता है और रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, ठीक। रंध्र की क्रियाविधि, ठीक है, यहाँ से हम जो भी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी सहायक थे, ठीक है, वो सारे क्रियाविधि को हमने पढ़ लिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, वाष्पोत्सर्जन, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि मानवों में पोषण कैसे होता है, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण की क्या क्या क्रियाविधि है, क्या क्या उनके अंग हैं, ठीक है। उन सारे चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।